Hello students, this is class 12th commerce. We are studying economics and our chapter is going on, that is the concept of aggregate demand and aggregate supply. Many topics and many concepts we have done in this topic: saving function, consumption function, and the propensity to save, propensity to consume, aggregate demand, aggregate supply. Many topics we have done in this chapter, and today we are doing that what is the relation between MPS and MPC. Then we are saying that MPC plus MPS is equal to 1. MPC plus MPS is equal to 1 बिकॉज देखिए जो इनकम है या फिर 1 होता है कैसे, क्योंकि देखिए जो इनकम है, इनकम का जो यूज है वो पर्सन किस में करेगा, या तो कंजम्पशन में करेगा या फिर सेविंग में करेगा, या तो कंजम्पशन में या सेविंग में इसका यूज करेगा। तो एमपीएस और एमपीसी की जो वैल्यू है वो इसीलिए क्या होती है, 1 होती है। देखें कैसे, जो एमपीसी है हमारा, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल सी अपॉन डेल वाई, मीन्स इनकम हाउ मेनी द चेंज ऑफ इनकम अफेक्ट टू द चेंज ऑफ कंजम्पशन। सेम ऐसे ही एमपीएस का जो फॉर्मूला है वो भी यही है, डेल एस अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1। हमें ये पता है कि डेल सी अपॉन डेल वाई एंड डेल एस अपॉन डेल वाई ये दोनों फॉर्मूलाज हो गए हैं। अगर इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाता है डेल सी अपॉन डेल एस इज इक्वल टू 1। अब हमें ये पता है कि जो डेल सी यानी कंजम्पशन में होने वाला चेंज और सेविंग्स में होने वाला चेंज, ये किस पे डिपेंड होगा, इनकम में होने वाले चेंज पर। कैसे डिपेंड होगा, देखिए मान लीजिए पहले किसी की इनकम कितनी थी, 100 थी, अब उसकी इनकम कितनी हो गई, 200 हो गई। अब ये 100 रुपीज़ जब उसकी इनकम थी तो उसमें से 80 रुपीज़ तो वो कंजम्पशन कर रहा था और 20 रुपीज़ वो सेव कर रहा था। लेकिन जैसे इसकी इनकम क्या हुई, 200 रुपीज़ हुई, तो उसने 180 रुपीज़ मान लो क्या कर दिया, कंजम्पशन कर लिया, और कितना, 180 रुपीज़ तो कंजम्पशन कर लिया और 20 रुपीज़ ही मान लो उसने क्या रखी, सेविंग रखी। सेविंग उसने कितनी रखी, 20 रुपीज़ ही रखी। तो इसमें जो होने वाला चेंज है, मैं इसको 150 कर देती हूँ और यहाँ पर 50 कर देती हूँ। तो कंजम्पशन में जो होने वाला चेंज है, इसमें कितना चेंज, कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 100, इनकम में कितना चेंज आया, 100 का, कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 70 का, और सेविंग्स में कितना चेंज आया, 30 का। तो इन दोनों का जो चेंज है वो किसके बराबर हो गया, इनकम में होने वाले चेंज के बराबर। यानी कि डेल सी यानी कंजम्पशन में होने वाला चेंज प्लस डेल एस और सेविंग में होने वाला चेंज, उन दोनों का सम करें तो वो इनकम में होने वाले चेंज के इक्वल हो जाता है। तो डेल सी प्लस डेल एस इज इक्वल टू, ये हम पढ़ चुके हैं, डेल सी प्लस डेल एस इज इक्वल टू डेल वाई। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ऐसे, डेल वाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1 मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा सॉल्व हो गया, सारे डेरिवेशन जो है हमने पढ़ लिए। अब हम एमपीएस एमपीसी का जो डेरिवेशन है, क्योंकि मैंने आपको एमपीएस में आपको डायग्राम्स नहीं बताए हैं बिकॉज उसमें उतना ही टाइम जाता है, इसलिए हम इन दोनों की जो डायग्राम है वो एग्रीगेट ही डायग्राम कर लेते हैं। एक साथ दोनों के डायग्राम्स को हम बना लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए ये हम डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि डायग्राम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का। अगर इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो है वो सही नहीं बने इकोनॉमिक्स में तो आपके थ्योरी पढ़ने का भी कोई रोल होगा ही नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर हम बनाएंगे डायग्राम किसका, कंजम्पशन का। इसको थोड़ा और कर लेते हैं। ये तो लेवल ऑफ इनकम हो गया, यहाँ पर भी ये जो 45 डिग्री की लाइन है, ये 45 डिग्री की लाइन किसकी होगी, बिल्कुल इनकम की लाइन होगी 45 डिग्री की, क्योंकि इनकम तो बिल्कुल डायरेक्ट इंक्रीज हो रही है। सेम ऐसे ही यहाँ बना दी मैंने एक लाइन।
ये मैं कंजम्पशन की बात कर रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ, सेविंग की बात कर रही हूँ। ये कंजम्पशन की बात हो रही है और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेविंग की बात हो रही है। तो अब देखते हैं ये जो हमारा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये बता दिया था मैंने आपको कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है। जब इनकम का लेवल 0 है, ये देखिए यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम 0 है, फिर भी हम कम से कम इतना कंज्यूम कर रहे हैं, ये हमारा हो गया कंजम्पशन। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जहां पर ये जो कंजम्पशन है ये इतना है, यानी कि जब कंजम्पशन कितना हुआ, कंजम्पशन यहाँ पर हो रहा है OC के बराबर, क्योंकि जब लेवल ऑफ इनकम 0 है तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ सेविंग होगा वो क्या होगा, लेवल ऑफ सेविंग उतना ही कम होगा, किससे, इनकम से जितना ज्यादा OC है उतना ही कम क्या होगी, सेविंग। तो ये जो सेविंग है वो यहाँ आ जाएगी OS, यानी कि नेगेटिव में चली जाएगी, और ये किधर से कट करेगा, इसको बिल्कुल बीच में से कट करेगी लेवल ऑफ इनकम की। इस लाइन को रहने देते हैं, लेवल ऑफ इनकम की लाइन को हम यहीं रहने देते हैं। इसको देख लीजिए, ये कहाँ, जहां पर कंजम्पशन क्या होगा, मैक्सिमम है, और वहां पर सेविंग क्या होनी चाहिए, फिर 0। सेविंग यहाँ पर क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ कंजम्पशन क्या है, इक्वल है। ये हमारी सेविंग की लाइन हो गई, ये हमारा SS कर्व हो गया जो कि हमारा सेविंग कर्व है। अब हम बात करते हैं, देखिए जहां पर जो सेविंग होगा, सेविंग क्या है, सेविंग इज द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। सेविंग क्या होगा, वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो वर्टिकल डिफरेंस है वो है सेविंग। अब देखिए इनकम और कंजम्पशन के बीच में वर्टिकल डिफरेंस कैसे है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये हमारी इनकम की लाइन है, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है, ये इनकम कर्व, ये कंजम्पशन कर्व, ये हमारा सेविंग कर्व है। यहाँ पर हम लेवल ऑफ इनकम को शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो लेवल ऑफ इनकम है वो कितना है, 0 है, लेकिन लेवल ऑफ कंजम्पशन कितना हो गया, OC हो गया, मीन 0 माइनस OC करेंगे हम तो क्या आएगा, माइनस OC। तो यहाँ पर ये जो माइनस OC के बराबर जो सेविंग है वो कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो यहाँ पर भी हम ये क्या मान रहे हैं, इसको डिस सेविंग, और ये भी क्या है, जो सेविंग है वो किस में है, डिस सेविंग ही है ये भी, यानी सेविंग माइनस में है, क्योंकि यहाँ पे हम सेविंग शो कर रहे हैं। अब बात करते हैं किसकी, ये पॉइंट है, मान लीजिए कि जैसे जैसे सेविंग्स जो है, यहाँ पर देखिए जो इनकम का लेवल है, इनकम का लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन का लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इनकम का लेवल कंजम्पशन से ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर इनकम और कंजम्पशन एट पॉइंट के पर क्या है, देखिए इनकम भी इतनी है और कंजम्पशन भी इतना ही है, तो इनकम एंड कंजम्पशन बोथ आर इक्वल, इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हो गए, तो सेविंग कितनी होगी, y माइनस सी इज इक्वल टू 10 भी मान सकते हैं दोनों को, तो क्या हो गई, 0। तो ये देख लीजिए यहाँ पर सेविंग कहाँ कितनी आ रही है, हमारी 0 आ रही है। तो जहां पर लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, वहां पर हमारा जो लेवल ऑफ सेविंग है, यानी सेविंग की जो क्वांटिटी है वो कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि वर्टिकल डिफरेंस हो गया। देखो इनकम और कंजम्पशन का जो वर्टिकल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेविंग होगी। देखिए ये वर्टिकल डिफरेंस, यानी इनकम तो इतनी हो गई और इतनी ही क्या है, ये इनकम का कर्व है तो इतनी ही इनकम, और ये कंजम्पशन का कर्व है तो इतना ही कंजम्पशन। तो यहाँ पर मैं ए लिख देती हूँ इसको। तो इनकम कितनी है यहाँ पर हमारे पास, AK, और कंजम्पशन भी कितना है, AK, तो 0 आ गई सेविंग, तो सेविंग ये हो गई हमारी 0 हो गई सेविंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे अगर इस पॉइंट से पहले की बात करें तो मैं यहाँ ये बात करती हूँ, इसको S मान लेते हैं, इसको P, इसको Q लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर जो इनकम का लेवल है, वर्टिकल डिफरेंस की हम बात करेंगे, इनकम का जो लेवल है वो कितना है, ये है इनकम, PQ माइनस
जो कंजम्पशन का लेवल है वो कितना है, SQ, तो कितना बचेगा, -SP। ये क्या हो गई हमारी सेविंग, यानी माइनस में है। तो देखो यहाँ पर भी तो लेवल ऑफ इनकम से नीचे ही आ रही है, माइनस में आ रही है, डिस सेविंग। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आफ्टर द पॉइंट ऑफ के। आफ्टर द पॉइंट ऑफ के की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है पॉइंट, इसको अगर हम बात करें तो ये देख लेते हैं कि आफ्टर पॉइंट के अगर हम बात करें तो ये पॉइंट है क्या कि यहां पर जो लेवल ऑफ इनकम है ये कितना है, इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलो इसको मैं T लिख देती हूँ, यहाँ E लिख देती हूँ, यहाँ पे Q2 लिख देते हैं। इनकम वर्टिकल कितनी है, देखिए इनकम ऊपर है यानी TQ, इनकम कितना हो गया TQ माइनस वर्टिकल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, कंजम्पशन कितना हो गया EQ, तो सेविंग कितनी है TQ माइनस इस TQ में से इस EQ को हटा दूं, क्या बचा TE बचा, यानी देख लीजिए लेवल ऑफ सेविंग कितना है, इतना ही है। यहाँ पर भी हो गया कि नहीं हो गया, ये आ गया होगा समझ में। ये आपकी आ गई सेविंग। ये जो कर्व बनाया है ये थोड़ा तिरछा चला गया है, इसको आप इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है, सेम आ जाएगा आपका। क्लियर, ये आपको आ जाना चाहिए बिल्कुल समझ में। तो ये हमारा वर्टिकल डिफरेंस है दोनों का। अगर देखें तो दोनों यानी कंजम्पशन, इसमें आपको ये बताया गया है कि दैट द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज इक्वल टू सेविंग, उसे ही हम क्या कहते हैं, सेविंग कहते हैं। ये आपके 2 डायग्राम्स होंगे ऐसे, आप ऐसे दोनों डायग्राम्स को बहुत ध्यान से समझ लेंगे, और बहुत सारी टेबल्स और एक्सप्लेनेशन बॉक्स भी आपको नोट्स मिलेंगे तो उसमें मिलेंगे, तो आप उनको इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। टुमारो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर बिकॉज इट इज द लास्ट टॉपिक। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, सेविंग फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, कंजम्पशन फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई हम पढ़ चुके हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है कि हम किसी और चीज पर भी पैसा लगाएं, जिस भी चीज पर हम पैसा लगा रहे हैं उससे हमें क्या उम्मीद हो, प्रॉफिट की उम्मीद हो। जब हम किसी भी चीज में पैसा लगाते हैं, कोई भी चीज हमारी, मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्शन चल रहा है, हमारी कोई कंपनी चल रही है, उस कंपनी में हमने 2 या 4 नई मशीनरी परचेज की, तो वो मशीनरी क्या होंगी, हम उस मशीनरी को क्यों परचेज करेंगे बताइए। उस मशीनरी को हम इसलिए परचेज करेंगे कि हमें ये उम्मीद है कि उस मशीनरी से क्या होगा, कोई ना कोई हमें प्रॉफिट होगा, तभी तो। मान लीजिए कि एक हम टेलर की बात करते हैं, कोई टेलर है, वो टेलर जब सिलाई करता है तो उसके पास इतना ज़्यादा काम आ रहा है तो उसने 1 या 2 पर्सन और वहाँ पर लेबर रख ली, और 2 या 3 जो स्यूइंग मशीन्स हैं और उसने परचेज कर ली। तो वो उसने क्यों परचेज की हैं वो स्यूइंग मशीन्स, क्योंकि उसे क्या उम्मीद है कि इससे क्या होगा, मेरी जो इनकम है, मान लीजिए अभी तक 5000 पर मंथ हो रही है इससे, और अब मेरी जो इनकम है वो इससे 10000 की उम्मीद है उसे, तभी तो उसने नया इन्वेस्टमेंट किया है। तो पैसा खर्च करना, एक्सपेंडिचर ऑन न्यू असेट्स, नई असेट्स पर पैसा खर्च करना इन अ होप, किस होप में, टू अर्न मोर प्रॉफिट, इस उम्मीद में पैसा खर्च करना कि अब ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, अब ज्यादा प्रॉफिट होगा, इस उम्मीद में अगर हम जब पैसा खर्च करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन, एक और डेफिनेशन है, इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ, जो एग्जिस्ट हमारे पास जो स्टॉक है, एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मशीनरी,
मशीनरी और नई असेट्स, कोई और असेट्स हो, नया जो फिक्स स्टॉक आपके पास पहले से रखा है उसमें और ज़्यादा एडिशन करना, यानी और ज़्यादा आपका उसमें परचेजिंग करना, वही नई असेट्स को परचेज करना, लेकिन किस उम्मीद में कि इससे और ज़्यादा हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये होता है इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट है उसके क्या क्या टाइप्स हैं वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट हम बात करेंगे अगर इसके टाइप की, तो वो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बात करेंगे, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखिए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है जो कि फर्स्ट तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, सेकंड है हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है, व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज डन टू अर्न द प्रॉफिट ओनली। जब कोई इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रॉफिट के लिए किया जाता है, जब कोई इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रॉफिट के लिए किया जाता है तो उस इन्वेस्टमेंट को हम नाम देते हैं क्या, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। सिर्फ इसे इसलिए प्लान किया जाता है क्योंकि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। अब आप ये बताइए कि मेन मोटिव जो होता है प्रॉफिट अर्न करने का वो किसका होता है, मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव होता है किसका, प्राइवेट सेक्टर का, यानी प्राइवेट फर्म का। प्राइवेट फर्म इज हैविंग द मेन मोटिव एज प्रॉफिट। एज प्रॉफिट द मेन मोटिव, मोटिव जो होता है उनका वो क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो वो डायग्राम इस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, लेवल ऑफ इनकम की, और ये क्या हो गया हमारा, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, लेवल ऑफ इनकम के साथ, जब इनकम जीरो होगी तो इन्वेस्टमेंट भी जीरो ही होगा। ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इसके साथ इंक्रीज होता जाएगा। अब ये जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं हम, या फिर इसको, यानी कि इसका जो रिलेशन है वो कैसा बताया जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशन होगा। पॉजिटिव तो होगा ही, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज ही होगा, सिंपल। और जब हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो प्रॉफिट अर्न तो तब इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही। अगर हमारा क्या होगा, जैसे इनकम इंक्रीज हो गई तो कहेंगे कि हाँ ठीक है, इनकम का ये जो पार्ट है वो हम किस में लगा दें, इन्वेस्ट कर दें, यानी और ज़्यादा पैसा अर्न करने में लगा दें। तो जैसे जैसे इनकम आपकी इंक्रीज होगी, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट भी जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। कौन सा, जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं वो इन्वेस्टमेंट। ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट कर्व, जो कि इंक्रीज होता जाता है धीरे धीरे। अगर मनी कम हो गई तो कम हो जाएगा, इनकम कम हो गई तो कम हो जाएगा, और अगर इनकम इंक्रीज हो गई तो इंक्रीज हो जाएगा, यानी डिपेंड्स ऑन इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या है, देखिए ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। यहाँ पर जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उसका काम होता है सोशल वेलफेयर करना। ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसमें, सोशल वेलफेयर करने में। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, सोशल वेलफेयर करना किसका काम होता है,
गवर्नमेंट का, तो ये किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना, जैसे गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, बैंक्स खोलती है, बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बनाती है गवर्नमेंट। तो ये सभी क्या है, उसके इन्वेस्टमेंट है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट क्या करती है, उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी स्टेबल होता है, वो चेंज नहीं होता बार बार कि भाई इनकम इंक्रीज हो रही है गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो उतना ही इन्वेस्टमेंट करती है जितना वो करती आ रही है। चाहे इनकम कितनी भी इंक्रीज हो जाए, लेकिन उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना रहेगा, वो उतना ही रहेगा जितना वो कर रही है। तो जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है वो कितना रहता है, सीधी लाइन रहती है, यानी कि नो इलास्टिसिटी, नो चेंज। अगर इनकम इतनी है तो भी इन्वेस्टमेंट इतना ही रहेगा, कम हो गई तो भी इतना ही, और ज़्यादा हो गई तो भी इतना ही, यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ये कैसा रहता है, हमेशा स्टेबल रहता है। ठीक है, ये हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हो गया। दोनों के डायग्राम आपने देख लिए होंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, इन्वेस्टमेंट फंक्शन की। इन्वेस्टमेंट फंक्शन का हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन वही वो है कि किससे रिलेटेड होता है, किस पर डिपेंड करता है इनकम जो फंक्शन है वो। देखिए इनकम फंक्शन जो है, सॉरी इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो हमें बताता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है वो किस पर डिपेंड करती है। ये हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस दैट ऑन विच फैक्टर्स the demand of investment। अब यहाँ पे जो हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं वो हम प्राइवेट सेक्टर के रिलेशन में कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो कुछ ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो कैसा रहता है, हमेशा स्टेबल रहता है। तो उसके लिए तो हम बात करने की जरूरत ही नहीं है, उसको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो तो चाहे कम हो जाए इनकम या ज्यादा हो जाए सेम रहेगा। तो जो प्राइवेट फैक्टर है वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो डिमांड कर रहा है वो किस पर डिपेंड होता है, कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। तो जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए जो डिमांड करते हैं वो डिपेंड होता है किस पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। फर्स्ट फैक्टर है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सेकंड जो फैक्टर है वो है उसका MEI, यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट की मार्जिनल एफिशिएंसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करेगा किस पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो गया। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है उसके ये दोनों जो फैक्टर्स हैं इनको हमें पढ़ना है। इन दोनों फैक्टर्स को हम we will read this about investment functions, two factors on the next classes, and tomorrow we will complete this chapter with numericals। last जो topic है वो यही है, तो कल हम इस chapter को complete कर देंगे easily। आप इसकी जो आपसे easy जो notes बन रहे हैं, जो मैं समझा रही हूँ, उसको आप own words में आप लिख कर रेडी कर लीजिए, क्योंकि इसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं वो समझने वाली है। थ्योरेटिकल तो बहुत कम है इसके अंदर, सारा जो पार्ट है वो प्रैक्टिकली है। तो इसमें से आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, कल आपको बताऊंगी मैं कि इसमें से न्यूमेरिकल्स किस तरीके के आते हैं, उनको हम कल यहीं सॉल्व करेंगे क्लास में ही। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।